हेलो डियर, कैसे हो। मैं फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल के साथ, नई वीडियो के साथ। और काफ़ी दिन बाद आया हूँ तो आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा। बेटा थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं आ नहीं पाया चैनल पर। अब फिर से वही रूटीन दोबारा बनाने जा रहे हूँ और फिर लगातार वही वीडियो चलेंगे। नए नए कंसेप्ट आप लोग सीखोगे, तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कईयों बार आपसे बोला है बेटा, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हो। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा आज अपना जो टॉपिक है वो है रिलेटेड किससे, वो है क्लास 11 से। और इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ क्या है मोशन का, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। हमने फर्स्ट लॉ में चर्चा की है किसके बारे में, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, या न्यूटन के फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि समझ में तो तभी आएगा जब आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहोगे। तो अपना जो नियम है वो है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या ये कह सकते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। तो बेटा लेकिन आज लॉ जो लेके आया हूँ ना, मैं जो नियम लेकर आया हूँ वो काफ़ी अच्छा नियम है। वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, हमने प्रथम नियम पढ़ चुके। हम प्रथम नियम क्या कह रहा था? प्रथम नियम ये कह रहा था कि अगर कोई वस्तु है और वो वस्तु मान लो गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही बनी रहेगी। अगर वो वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही बनी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बल नहीं लगाया जाए। जब तक उस वस्तु के ऊपर कोई बल नहीं लगाया जाएगा, वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहेगी। लेकिन अगर वस्तु पे बल लगना स्टार्ट हो जाए, ये कहानी तो थी कहाँ तक? फर्स्ट लॉ तक थी। सेकंड जो लॉ है न्यूटन का, द्वितीय जो नियम है न्यूटन का, वो किसके बाद है? जब बल लगना स्टार्ट हो गया उसके बाद का नियम है ये। तो भाई प्रथम नियम में तो ये कह रहे हैं कि जब तक बल नहीं लग रहा है तब तक वस्तु जिस अवस्था में है उसी में बनी हुई है, ठीक है। लेकिन सेकंड लॉ क्या कह रहा है? सेकंड लॉ ये कह रहा है कि जब बल लगना स्टार्ट हो जाता है किसी वस्तु पर, कोई बाह्य बल लगना स्टार्ट हो जाता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाता है, तो वस्तु की स्टेट में चेंज आता है। स्टेट का मतलब ये नहीं है कि केवल वो रेस्ट और मोशन के लिए है। स्टेट का मतलब ये नहीं है कि वो केवल रेस्ट और मोशन में है। मतलब उसकी वेलोसिटी, उसका वेग अगर बदल जाता है वस्तु का, तो वहीं उसकी अवस्था बदल गई। पहले वो जिस वेग से गति कर रही थी उस वेग से अब गति नहीं कर रही है, तो वहीं क्या हो गई? उसकी अवस्था बदल गई। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। आज गर्मी का थोड़ा गर्म मौसम है, थोड़ा हीट ज़्यादा है आज। तो देखिए बेटा, अब मैं बात करने जा रहा हूँ सेकंड लॉ की, मोशन की। तो देखो इसको समझेंगे कैसे। ये मान लिया मैंने कोई ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस है, और अच्छे से बनाता हूँ। थोड़ा सा तिरछा हो गया,
तो इसको सीधा भी तो करना है। चलिए, ये हो गया ग्राउंड सरफेस। अब बिल्कुल सीधा है, ये तो हो गया ग्राउंड सरफेस। ठीक है, और इस सरफेस पर ये कोई बॉडी रखी है, इसको ऐसे बना दूं एज ए ब्लॉक की तरह बना देता हूँ। चलो ठीक है, सर्कुलर बनाएं, सर्कुलर भी बना सकते हैं, वो अपने हाथ में है। जैसा चाहें वैसी बॉडी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि कौन सी वस्तु है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कोई फिक्स नहीं है। चलिए, तो मैंने इसको बना दिया ऐसे स्पेरिकल बना दिया। स्टार्टिंग में इसकी जो वेलोसिटी है, ये इसकी स्टेट है, और मैं ये मान रहा हूँ ये मोशन में भी हो सकती है और रेस्ट में भी हो सकती है। स्टार्टिंग में इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो वेग है, प्रारंभिक वेग, जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या है? वो u है। प्रारंभिक वेग कितना है इसका? u है। ठीक है, ये इसकी इनिशियल स्टेट। कौन सी स्टेट? इनिशियल, प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मीन्स प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है, और इस पे मान लेते हैं। इसके बाद एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है इसके ऊपर, F एक्सटर्नल। एक बाह्य बल लगता है इस वस्तु के ऊपर। वस्तु पहले u वेग से गति कर रही है। कितने वेग से? u से। उसका पहले वाला वेग u है। फिर पहले इस पर क्या हो रहा था? बल नहीं लग रहा था, इस पर फोर्स नहीं लग रहा था। तो ये जितने वेग से मोशन में है, जितनी वेलोसिटी से ये ट्रैवलिंग कर रही है ये ऑब्जेक्ट, ये उतनी ही वेलोसिटी से ट्रैवल करता रहेगा। ठीक है बेटा। लेकिन अगर इसके बाद इस पर फोर्स लग जाता है, तो फोर्स इसकी स्टेट चेंज कर देता है, इसकी अवस्था परिवर्तित कर देता है। और मैं ये मान लेता हूँ कि इसकी अवस्था परिवर्तित होकर, मतलब इसका जो वेग है वो परिवर्तित होकर कितना हो गया? वो चेंज होकर कितना हो गया? वो b हो गया। ये मान लेता हूँ मैं कि इसका जो वेग है वो बाद में चेंज होके कितना हो गया? b। कब? जब इस पर कितना फोर्स लग गया? इस पर F फोर्स लग गया। तो ये इसकी फाइनल स्टेट आ गई, मतलब अंतिम अवस्था। ये इसकी अवस्था हो गई अंतिम। ये इसकी प्रारंभिक अवस्था थी। ये इसकी फाइनल स्टेट। मतलब ये इसकी अंतिम अवस्था। और वेग कितना हो गया? b हो गया। वेग कितना हो गया? बदलकर b हो गया। इसका जो ऑब्जेक्ट का जो मास है, जो इसका द्रव्यमान है, वो कितना है? वो m है।
इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मैं क्या मानकर चल रहा हूँ, वो m मानकर चल रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो आगे की चर्चा करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया और वेलोसिटी चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई। इसका मतलब समझ रहे हो कि बिना फोर्स के उसकी स्टेट चेंज नहीं होती। फोर्स लगाया तभी स्टेट चेंज हुई, चेंज हो गई इसकी स्टेट। अब कुछ और भी चेंज हुआ इसमें। मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा कितना, डेल टी। टाइम इंटरवल मान लिया कितने का, डेल टी का। और इनिशियल जो मोमेंटम है वो इसका कितना होगा, मतलब प्रारंभिक संवेग द्रव्यमान गुना वेग से लिखते हैं, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड में ही लिख रहा हूँ, चलो वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। इनिशियल जो मोमेंटम होगा इसका वो पहले कितना था, एम यू वेक्टर था। जैसे ही फोर्स लगाया इसका जो मोमेंटम था वो कितना चेंज हो गया, मोमेंटम एम यू वेक्टर से और एम बी वेक्टर हो गया। कितने टाइम इंटरवल में, डेल टी में। मतलब ये तो टाइम t1 पर है और ये टाइम t2 पर है, तो टाइम इंटरवल क्या निकला, t2 माइनस t1। ठीक है। अब ये जो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, स्टेटमेंट जो है इसका, तो स्टेटमेंट क्या है इसका, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्टेटमेंट ये है कि चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑन इट। मतलब ये जो है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित, उस वस्तु पर अप्लाइड फोर्स के क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं क्या निकालने वाला हूँ, इन दोनों का मोमेंटम निकाल लिया हमने, ये फाइनल मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम, अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग। इसकी दर निकालने वाले हैं हम। तो दर देखिए किसके इक्वल आएगी, जो इसकी जो रेट है वो किसके इक्वल आने वाली है। टाइम के रेस्पेक्ट हम रेट निकाल रहे हैं मोमेंटम की, ठीक है ना। वही क्या होगा, न्यूटन्स सेकंड लॉ होगा, वही न्यूटन का गति का द्वितीय नियम होगा। तो देखिए अब मैं रेट निकाल रहा हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ मैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम with respect to time। मतलब क्या है, मतलब साफ है, संवेग में समय के सापेक्ष, संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, नॉर्मल चीज़ें हैं और इनको ऐसे समझते हैं यानी क्या हो गया, फिजिक्स, अरे बाप रे बाप, फिजिक्स के नाम से डर। तो ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, केवल स्टेप बाय स्टेप चलते चलिए, कोई डर वाली बात नहीं है।
तो संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालते हैं। दर कैसे निकालेंगे? ऊपर तो लिखेंगे संवेग, मोमेंटम, जो उसमें मोमेंटम में चेंज हो रहा है, मतलब ऐसे निकालते हैं। देखो एवरेज रेट कैसे निकालूंगा? एवरेज रेट निकलेगी डेल पी वेक्टर अपॉन डेल टी से, इससे तो एवरेज निकलेगी। और इंस्टेंटेनियस किससे निकलेगी? वो डी पी अपॉन डी टी से निकलेगी, उसमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। खूब अच्छे से पढ़िए रेट। डेल पी बाई डेल टी क्या लिखूँगा? डेल पी तो लिखूँगा पी एफ वेक्टर और माइनस का पी आई वेक्टर, और अपॉन में लिखा डेल टी मतलब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। चलिए पी एफ वैक्टर को क्या लिखूँगा? इसको लिखूँगा एम बी वैक्टर माइनस एम यू वैक्टर और अपॉन में T2 माइनस T1, यही तो लिखा जाएगा। ये रेट हो गई किसकी? चेंज इन मोमेंटम की। रेट निकाल लेंगे ऐसे, दर निकाल ली है हमने। अब m यहाँ से कॉमन आ सकता है, m कॉमन आ गया। ये देखो ये क्या बनेगा? b वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1। वेग में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, यही तो है ये। b माइनस यू और T2 माइनस T1, इसको ऐसे लिख दूंगा। देखो m की जगह m लिखा, वेग में परिवर्तन की दर क्या लिखी मैंने? डेल b वेक्टर और अपॉन में डेल टी। ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ए वेक्टर। एवरेज बनेगा बनने को, लेकिन ऐसे लिख देता हूँ, चलो इसको एवरेज बनेगा वैसे तो, लेकिन मान लेते हैं हम क्या है? ए वेक्टर है। इंस्टेंटेनियस होता ये डी वी बाई डी टी बनता, तो इंस्टेंटेनियस, और ये एवरेज हो गया। चलो एवरेज और लिख देता हूँ, फिर आप कहोगे सर गलत पढ़ा रहे हो। चलो क्या बन गया? ए एवरेज वेक्टर बन गया। क्लियर है बेटा? क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको क्या लिखेंगे? रेट हम निकाल चुके हैं, किसके इक्वल आई है? रेट जो दर है वो किसके इक्वल आई है? एम, इसको ए एवरेज वेक्टर लिखूँगा, तो ये लिखा जाएगा इज इक्वल टू एम ए एवरेज वेक्टर, और एम ए इज इक्वल टू लिखा जाता है एक्सटर्नल, तो इसको एफ एक्सटर्नल लिख सकता हूँ। बाह्य बल, जो कि क्या है? बाह्य बल। इसको बोलेंगे बाह्य बल। एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स। तो जो चेंज इन मोमेंटम है विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल आ गया? बाह्य बल के बराबर आ गया, जो उसके ऊपर लग रहा था। यही तो सेकंड लॉ है किसका? मोशन का। तो मोशन के या न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के अगर संवेग में परिवर्तन होता है तो उसके संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के, उस वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल के क्या होती है? समान होती है, इक्वल होती है। समानुपाती बोल देते हैं उसको, के की वैल्यू 1 कंसीडर की जाती है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम उसको। आई बात समझ में? कोई वस्तु है अगर गति कर रही है और उसका वेग u से b हो जाता है, कितने टाइम में? डेल टी टाइम में, तो उसके संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो किसके इक्वल होगी? वो उस वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल के समान होगी।
तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगले एक कंसेप्ट के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी बेनिफिट मिल सकें। इस चैनल पर और भी काफ़ी अच्छी रोचक जानकारियाँ आने वाली हैं। तो बेटा आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ।